आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड देख रहे हैं। मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, उसका टाइप, उसका फॉर्मूला, ये सब चीज पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं पता है तो स्ट्रक्चर बनाने में परेशानी हो सकती है। अब देखो, कुछ एक रूल है, वो रूल अगर फॉलो करें हम, स्ट्रक्चर 90% तक हम आराम से बना सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कहा इरेथ्रोस, एक एग्जाम्पल दिया इरेथ्रोस, और बोला कि इसका एक डायग्राम बनाइए। तो सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप वन। स्टेप वन में होता है रीड द नेम, नाम। ठीक है। गेट द फॉर्मूला, गेट द फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए बोली ये पता होना चाहिए, तभी ना स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो ये टेट्रोज है। ओके। एंड डिसाइड, डिसाइड करिए एल्डोज और कीटोज। तय करिए कि ये एल्डोज है कि कीटोज है। ठीक है। चूंकि यहाँ पर अंत में ओ एस ही है, पहले हम फॉर्मूला लिखे, फिर लिखे कि यह एक एल्डोज है। इतना काम हमारा फर्स्ट स्टेप का काम, नाम पढ़ना, फॉर्मूला लिखना, और एल्डोज या कीटोज क्या है इसको तय करना। फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू, ड्रॉ अ चेन ऑफ कार्बन। कार्बन का चेन काउंट करिए, कितना कार्बन है यहाँ पर? 4 है। 1, 2, 3, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्बन। हाँ, इफ एल्डोज, अगर ये एल्डोज है, ठीक है ना, अगर ये एल्डोज है तो C1 इज एल्डिहाइड ग्रुप। C1 जो होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर कीटोज है तो C2 इज कीटोन ग्रुप, लाइक दिस वन। ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहां पर क्या है कि अगर आप गौर करें कि अगर एल्डोज है तो पहला कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में होगा, अगर कीटोज है तो दूसरा कार्बन कीटोन ग्रुप पर है। अब चूंकि ये पहला कार्बन ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 पर क्या करना है? एक डबल बॉन्ड O लगा देना है और एक H लगा देना है। ये हो गया एल्डोज। देखो यही है ना, C1 है, एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा और एक हाइड्रोजन लगा हुआ। तो जैसे ही ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये एल्डोज ग्रुप। ठीक है। अब जो है, अब स्टेप 3 में क्या कर रहा है? एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। स्टेप 3 में हमको करना ये है कि कार्बन का कितना वैलेंसी है उसको हम लोग डैश वाले डायग्राम से, इसको लाइन डायग्राम भी कहते हैं, उससे हम लोग इसको निरूपित करेंगे। देखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप स्टेप 3 जो है वो ये कहता है कि हम पुट डैश दिस टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन।
द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4। काउंट करते हैं, 1 2 3 4। मतलब पहला कार्बन का जो है वैलेंसी मेंटेन और मैनेज है। अब दूसरा कार्बन का 1 2 3 4। तीसरे का 1 2 3 4। चौथे का 1 2 3 4। ये वैलेंसी हमारा कंप्लीट हो गया कार्बन का। पुट डैश टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड पुट OH group on each of them। और हर एक कार्बन पर क्या करना है? एक OH ग्रुप देना है, एक्सेप्ट एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप वाला जो कार्बन है उसको छोड़कर बाकी सब पर क्या डालना है? एक OH ग्रुप डालना है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 हमारा वर्जित हो गया। क्यों वर्जित हो गया? इसलिए वर्जित हो गया कि एल्डिहाइड ग्रुप, तो OH हमें देना है। अगर हम OH दे रहे हैं तो हमारा OH इस साइड आना शुरू हो जाएगा। 3 OH हो गया। देखिए, तो स्टेप 3 जो हुआ वो क्लियर है। अब जो है हमारे पास होता है स्टेप 4, और अब हमारा है स्टेप 4। और स्टेप 4 में हमको क्या करना होता है? स्टेप 4 में हमें कुछ नहीं, जो रिमेनिंग वैलेंसी है कार्बन का उसको पुटअप करना होता है। जो स्टेप 4 है उस स्टेप 4 में हम कहते हैं कि पुट हाइड्रो ऑन रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के बाकी बचे हुए जो वैलेंसी है उस पर आप हाइड्रोजन डाल दें। तो ये वैलेंसी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। देखिए, अगर इस 4 स्टेप को हम फॉलो करें तो हम आसानी से बना सकते हैं क्या? एक मॉलिक्यूल जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, मतलब कि मोनोसेक्राइड कहते हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इस स्ट्रक्चर का नाम है राइबोज। अब देखिए, राइबोज और दूसरा है इसी का आइसोमर है राइब्यूलोज। सबसे पहला स्टेप जो है उस आधार पर हम बात करें तो राइबोज के बारे में हम क्या लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो है C5H10O5। यह एक एल्डोज है। क्यों एल्डोज है? क्योंकि इसमें ओज लगा हुआ है। राइबोलोज के बारे में भी हम लिखते हैं C5H10O5, और इसमें जो है कीटोज है यह, क्योंकि हम नेमिंग में जानते हैं कि ये उलोज है। इस प्रकार से हमने पहले तय कर लिया कि इसका नाम क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। अब स्टेप 2 में आते हैं और नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ड्रॉ करते हैं। चेन स्ट्रक्चर 3 4 और ये 5 यहां पर भी डाल दें। 1 2 3 4 5 और हम अपना नंबरिंग इसका कर लें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से पांचों कार्बन का जो है हमने नंबरिंग कर दिया। अब अगला स्टेप में क्या कहता है कि अगर ये एल्डोज है तो पहला कार्बन एक एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में रहेगा CHO, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और अगर ये कीटोज है तो दूसरा कार्बन कीटोन ग्रुप में रहेगा, मतलब सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड O लगा देंगे, काम हमारा। इस तरह से हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप को यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया। उसी तरह से हमने यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा दिया। अब स्टेप 3 कहता है कि कार्बन के वैलेंसी को काउंट करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक, इसी प्रकार से सबका हम काउंट करके बनाएंगे तो एक ट्रेंड भी पता चल जाता है कि कैसे इसका बैलेंस पुट अप हो गया। अब इस उसी स्टेप में कहता है कि पुट OH, कहता है कि अल्कोहल को सभी कार्बन पर डालें जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन उसको छोड़। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और ये चौथा OH। इस पर पहले कार्बन पर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप। उसी तरह से कीटोज वाले में यहाँ OH, थर्ड पर OH, फोर्थ पर OH और फिफ्थ पर OH। सेकेंड पर इसलिए नहीं दे सकते हैं कि वहां पर कीटोन ग्रुप है। इस प्रकार से ये तय हो गया। अब बाकी बचे कार्बन पर जो है आप एक एक हाइड्रोजन देते चलिए बाकी वैलेंसी पर। तो ये आपने वैलेंसी को बैलेंस कर दिया। ओके, देखिए ये हो गया आपका वैलेंसी बैलेंस। अगर आप इसमें काउंट करिएगा तो हमको हाइड्रोजन काउंट करना है। हाइड्रोजन कितना है? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन काउंट करना है 5, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन कार्बन पहले ही हम काउंट कर चुके हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर बनाने का एक बेसिक आइडिया है। ये लगभग लगभग एरर फ्री है, कुछ चेंजेस आगे इसमें करने पड़ते हैं। अब ये सवाल यह है कि सब एक ही साइड में OH क्यों जमा हो रहा है? ऐसा है कि ये एक ही साइड में OH हरदम जमा नहीं होता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप का ओरिएंटेशन होता है उसको देखिए, एक कोऑर्डिनेट समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्बन है। इस कार्बन के यदि इस साइड को कहें तो ये हो जाता है इसका राइट साइड, और इसे D से इंडिकेट किया। ये हो गया लेफ्ट, इसे L से इंडिकेट किया। ठीक है। अगर किसी कार्बन के इधर OH है और इधर H है, इसका मतलब ये जो है ना, ये D साइड में OH है, मतलब राइट साइड। अगर किसी कार्बन का OH अपोजिट ओरिएंटेशन में, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड। ठीक उसी प्रकार से कार्बन के अगर ऊपर कोई ग्रुप है वह राइट माना जाता है। उल्टा बोल दिए। अगर ऊपर कोई ग्रुप है वो लेफ्ट माना जाता है और नीचे कोई ग्रुप है तो राइट माना जाता है। अब सोचो किसी कार्बन के नीचे हम OH ओरिएंट करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है वह D माना जाएगा, और अगर ऊपर ओरिएंट करते हैं तो यह L माना जाता है। ठीक है, तो पहले ये ओरिएंटेशन आपने देख लिया। ठीक है, D जो है यहाँ पर टर्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से टर्म, अभी तुरंत उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटर, और L का मतलब होता है लेवो रोटेटर। ठीक है, आइए इस पूरे क्रम को हम डिस्क्रिप्शन वे में देखते हैं। एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन। मेराइजेशन, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन में क्या है कि अगर कंपाउंड सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड कंपाउंड, एंड कार्बन, जिसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं इसमें, डिफरेंट ग्रुप्स हो, then it is called, इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल। और
asymmetrical कार्बन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमें क्या देखना है कार्बन का, कि जो कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा किसे कहते हैं ये भी बताएंगे, इसके चारों तरफ अगर चार अलग अलग ग्रुप M N O P, इसका मतलब क्या होगा कि M इज नॉट इक्वल टू N इज नॉट इक्वल टू O इज नॉट इक्वल टू P, कोई भी ग्रुप सिमिलर नहीं है, देन दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, और इस प्रकार के जो कार्बन होते हैं कायरल या एसिमेट्रिकल, ठीक है, दिस कार्बन shows optical isomerization। इस कार्बन में ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन होता है when the medium is exposed to किसके तरफ एक्सपोज किया जाए, एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेज। अगर मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में हमने ऐसे कंपाउंड डाले हैं जिसमें एसिमेट्रिकल कार्बन है ना, एसिमेट्रिकल कार्बन है। अगर इस पर सपोज करो हम एक्सरे डालते हैं, एक्सरे भी क्या है आयोनाइजिंग रे है, एक्सरे डालते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेशन बदलते हैं, और ओरिएंटेशन बदलने के कारण इसमें दो तरह का रोटेशन आता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है ना, जो क्लॉकवाइज रोटेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है वो क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। तो जो लेफ्ट की ओर हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवो रोटेटरी, और जो लेफ्ट से राइट की ओर मतलब राइट वर्ड है दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये जो आयनाइजेशन होता है इसके कारण मॉलिक्यूल में रोटेशंस डेवलप, और ये रोटेशंस जो होते हैं वह डी और एल टाइप से परिचित कराए जाते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर एक कार्बन है, उस कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप है, देखिए मैं अलग अलग इमेज से बना रहा हूं, ठीक है, ये चार कार्बन है और चारों कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप है। अगर सोचो कि ये रोटेट करेगा तो अगर ये एक्सिस है, ये अगर इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पर ये इधर से इधर रोटेट कर सकता है या इधर से इधर भी रोटेट कर सकता है। अगर रोटेट कर गया तो क्या बना, ये कार्बन दिख रहा है सबको, क्या अंतर हुआ, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है जो अभी डी साइड में है वही गोल वाला स्ट्रक्चर अब एल लेफ्ट साइड में, देन दिस इज कॉल्ड डी मॉलिक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड एल टाइप मॉलिक्यूल। तो ये जो दोनों है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोलेशन। जैसे अपने दोनों हाथों को ले लीजिए और सामने खोल लीजिए, सामने खोलने के बाद इसको प्रणाम की तरह जो प्रणाम करते हैं उस तरह से दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आपको क्या दिखेगा, ये दोनों हाथ एक दूसरे का इमेज बन जाता है। यदि शीशा में भी एक हाथ को आगे बढ़ाएंगे, राइट हैंड को शीशा के सामने रखेंगे तो शीशा में जो ओरिएंटेशन दिखता है वो कैसा दिखता है, लेफ्ट हैंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन। अब इसी को अगर हम लोग
एक सिंपल सा एग्जांपल ग्लूकोज में देखें, ग्लूकोज छोड़ दो, ग्लूकोज तो बहुत बड़ा है, एक छोटा मॉलिक्यूल में देखते हैं, इरेथ्रोज हम लोगों ने बनाया। लेट्स सी इट इन ऑन इरेथ्रोज। सीखिएगा सब लोग अच्छे से। 4 कार्बन, पहला कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सब कार्बन पर OH लगा है, ठीक है। ये OH हम अपोजिट साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन हम अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अब हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। हमें हर कार्बन को चेक करना। पहला कार्बन डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों डिस्क्वालीफाई हो गया? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन के ग्रुप से ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब सब लोग जरा गौर करना अच्छे से, ठीक है ना। कार्बन 2 जो है उसमें एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है अल्कोहल ग्रुप, एक तरफ है एल्डिहाइड ग्रुप, और एक तरफ है इतना बड़ा ग्रुप। आप क्या कहते हैं, ये एसिमेट्रिकल है या नहीं है? आप सब बताएं मुझे। है सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ये जो है वो एसिमेट्रिकल है। तो यहां हमने टिक लगाया कि हाँ भाई, ये तो जो है सेकेंड कार्बन इज एसिमेट्रिकल कार्बन। अब देखो, फिर से हम लोग अगले कार्बन पर चलते हैं, कार्बन नंबर 3। आपको शुरू में सीखने वक्त में इसी तरह से डायग्राम्स का यूज करना चाहिए। अब ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन 3 पर एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप, एक तरफ है इतना बड़ा ग्रुप, और एक तरफ है CH2OH। ये चारों 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, यस और नो? यस सर। इसका मतलब है कि थर्ड कार्बन जो है वो भी एक एसिमेट्रिकल कार्बन है। अब आप गौर करें कि जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन पर अगर गौर करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है सिमिलर ग्रुप। 2 हाइड्रोजन क्या हो गया? सिमिलर ग्रुप। इसका मतलब ये एसिमेट्रिकल नहीं है। तो इरेथ्रोज जो अभी आपने बनाया, इरेथ्रोज में टोटल कितने कार्बन है जो कि एसिमेट्रिकल है? 2, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। इस प्रकार से एसिमेट्री का हमें पता चलता है। अब जहां एसिमेट्री है, तो अगर हम इरेथ्रोज से इरेथ्रोलोज करें, देखो अगर इरेथ्रोलोज लिखते हैं हम लोग, इरेथ्रोलोज क्या है? कीटोज है। ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन नंबर 2 कीटोन हो गया। बाकी सब कार्बन का भरना कला हम लोग सीख चुके हैं। हाँ, हो गया। अब हम काउंट करते हैं कि हमारा कौन कौन सा जो है इसमें सिमेट्रिकल है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 जो है उसमें एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये डिस्क्वालीफाई हो गया, इट कैन नॉट बी अ सिमेट्रिकल। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यह भी सिमेट्रिकल नहीं है। थर्ड कार्बन पर आते हैं। थर्ड कार्बन पर हम गौर करें, हमें दिखता है कि ये कुछ एसिमेट्रिकल जैसा है। एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH2OH ग्रुप है, और एक तरफ बहुत बड़ा सा 2 कार्बन का ग्रुप है। ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? कार्बन नंबर 3 जो है वो क्या है? एसिमेट्रिकल है। और अगर कार्बन नंबर 4 की ओर बढ़े तो फिर हम क्या पाएंगे? कार्बन नंबर 4 जो है वह सिमेट्रिकल है। क्यों कार्बन नंबर 4 सिमेट्रिकल है? क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा। तो इरेथ्रोज में क्या हो गया? एक ही है कार्बन नंबर 3 जो कि एसिमेट्रिकल है, बाकी सारा कार्बन जो है वह सिमेट्री में है। तो अगर आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि एल्डोस में कार्बन नंबर 1 एंड लास्ट कार्बन ये एसिमेट्रिकल नहीं होते, और कीटोज में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड लास्ट कार्बन ये एसिमेट्रिकल नहीं।
इससे कितना काम आसान होगा हमारा। अब देखो, हमारे पास किसने लिखा, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, C6, 6 कार्बन है। तो हमारा क्या टेक्निक है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर लास्ट क्या होगा इसका, C6, एसिमेट्रिकल नहीं है। तो कौन कौन कार्बन है इसमें जो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होंगे, 2, 3 एंड 4 एंड 5। अर्थात इसमें 4 कार्बन जो है वह एसिमेट्रिकल है। उसी तरह से कोई हमें कहता है कि फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है और ये भी एक तरह का क्या है, कीटोज है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड लास्ट कार्बन इसमें क्या है, 6। ये तीनों जो है वो सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल नहीं है। एसिमेट्रिकल कौन कौन होगा, C2, C3 एंड C4। ये 3 कार्बन जो है वो एसिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या हो गया कि एल्डोज में जितने कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन होंगे, फ्रुक्टोज में उससे 1 कम होगा। ठीक है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन, इसको हम लोग N से इंडिकेट करते हैं। तो ग्लूकोज में N की संख्या क्या हो गई, 4, और फ्रुक्टोज में क्या हो गया, 3। इसका मतलब कीटोज और एल्डोज के बीच में क्लियर कट हम डिफरेंस देख सकते हैं। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि राइबोज में N की संख्या क्या होगी। बोलिए। राइबोज में 5 कार्बन है। बोलो। कार्बन नंबर 2, हाँ ठीक है, कार्बन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन -2। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 में से 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 3, है ना। 1 2 3। और वही राइबोलोज हो तो क्या होगा, N की संख्या 2 होगा। नंबर ऑफ कार्बन माइनस कितना, 3। तो नंबर ऑफ कार्बन 5 है, जैसे 3 गया तो 2 बचा। और कौन कौन सा वो 2 है, वो है 3 एंड कार्बन 4। ये इस प्रकार से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं।